हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मैग्नेट वैसे तो क्या होता है, कोई मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें कोई आयरन या मैग्नेटिक नीडल, जैसे कोई अगर आयरन है या लोहा है तो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। या हम कोई मैग्नेटिक नीडल लाते हैं मैग्नेट के पास तो क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे ये पता होता है कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखना। ये एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ओरेस्टेड नामक एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्लियर किया और ये बताया कि जब भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है और उसके नज़दीक रखी मैग्नेटिक नीडल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी से इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी वायर में या किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया ओरेस्टेड नामक एक साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया आप देखेंगे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके नजदीक निकट रखी मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। आप लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन करंट फ्लोज इन ए करंट carrying wire, then a magnetic needle which is placed parallel to wire found to be deflect। यानी अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन करंट फ्लोज in a current carrying conductor या current carrying wire, then a magnetic needle which is placed parallel to the wire, near the wire, यानी वायर के नजदीक रखा गया है, found to be deflect, क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है? किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है
आप देखेंगे ये मान लीजिए कोई वायर है, ये मान लीजिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया और ये वायर है प्लस माइनस वोल्टेज बैटरी, यहां से करंट फ्लो होगा। पहले तो इनिशियली मान लीजिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहां पर लिखेंगे फाउंड टू बी डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल। इनिशियली मान लीजिए क्या है, अगर वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में उस वायर के नजदीक जो मैग्नेटिक निडल रखी गई है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे ये, लेकिन अगला कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई हमने कीस कर दिया, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस वायर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा और जो है करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक निडल में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगला स्टेप हम देखेंगे, मान लीजिए इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस बैटरी और ये कीज और ये वायर है आपका, इस वायर का मान लीजिए रेजिस्टेंस कुछ है और इसमें अब करंट फ्लो होना चालू हो गया। मान लीजिए इसको हमने प्रेस कर दिया, करंट आई, अब करंट आई जब इस वायर में फ्लो होगा तो इसके नजदीक रखी मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया। चले मान लीजिए वो डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में हम दिखा दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक निडल है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन से यानी नॉर्मल से वह क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हुआ। अच्छा, एक केस और उन्होंने बताया क्या, कि जैसे ही अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक निडल है वह भी क्या हो जाती है, किसी अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी when the direction of current reverse, magnetic needle also reversed deflect in the reverse direction। आप लिखेंगे इस बार हम बैटरी का ये प्लस टर्मिनल करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दे रहे हैं, देखें ये बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर कर दिया और ये की है और ये वायर है, अब प्लस टर्मिनल इधर माइनस इधर, करंट फ्लो होगा इधर से, यानी ये डायरेक्शन हुआ। तो मैग्नेटिक निडल जो रखी गई है अब पहले से इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, जो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है वो डिफ्लेक्शन अब इधर होगा, यानी ये डायरेक्शन है। इस प्रकार मैग्नेटिक निडल किसी इसके रिवर्स में हो जाएगा। तो ये तो रहा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यही, अभी आप ध्यान समझें एक बार फिर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब वायर में करंट फ्लो होगा उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इस घटना को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ऐसा बताया कौन, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया व्हेन करंट फ्लोज इन ए करंट करिंग कंडक्टर or wire, then a magnetic needle which is placed parallel to wire found to be deflect from its normal, यानी कि वायर के पैरेलल में रखी मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने नॉर्मल कंडीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर करंट इनिशियली हमने देखा यहाँ पे, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है
तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जैसे ही करंट इसमें हमने फ्लो किया वायर में, तो मैग्नेटिक नीडल किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जैसे ही करंट को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक नीडल आल्सो डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ। उन्होंने क्या बताया बायो-सेवर्ट्स ने? ओरेस्टेड ने तो ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेट का प्रभाव जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसा ओरेस्टेड ने बताया। और बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके इस अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाता है वो कितना होता है। यानी उन्होंने क्या बताया? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर व्हेन करंट इज फ्लो। जब उसमें करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम अगला देखेंगे। आप तब तक इसको नोट करें। आगे देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। इससे पहले आपको बता दें, अभी अभी मैंने बताया क्या, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसमें ये कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम कैसे पता करते हैं कि उस वायर के नज़दीक जो रखी मैग्नेटिक नीडल होती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे कन्फर्म होता है कि उस वायर किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। आप देखेंगे, मान लीजिए कोई वायर है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके अराउंड मान लीजिए किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इधर भी कहीं पर भी, इसके चारों तरफ। अगर इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब उसमें जो है कि कोई भी चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप बता दें कि करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज फ्लो, यानी जब चार्ज फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इट मीन्स वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। चार्ज का फ्लो होने का मतलब करंट का फ्लो, और जब चार्ज फ्लो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि करंट। आप देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायो-सेवर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को के मैग्नीट्यूड को हमें निकालना है एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जब करंट किसी भी वायर में या किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ, ये हम देखेंगे। मान लीजिए, देखिए, और इट इज आल्सो applicable for infinitesimal part of current carrying conductor। यह नियम एप्लीकेबल है, किसके लिए भी एप्लीकेबल है? फॉर इनफाइनाइटेसिमल, यानी यह बहुत स्मॉल पार्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर का बहुत स्मॉल पार्ट हम ले लेते हैं तो उसके लिए भी ये नियम क्या है, एप्लीकेबल है। इनफाइनाइटेसिमल माने बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम, छोटा, ये जानते रहें। तो मान लीजिए कोई भी वायर है, मान लीजिए जैसे कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए छोटा सा हमने इसका लेंथ लिया, छोटा सा पार्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने छोटा सा इसका लेंथ लिया। अगर ये यल लंबाई है तो ये डीएल लेंथ हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइटेसिमल वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, इसको हम एलिमेंट्री पार्ट भी कर सकते हैं, ये डीएल। अगर इतने की वजह से, इतने लेंथ में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता हो जाए तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे लेंथ
लेंथ की वजह से निकाल सकते हैं। वही लिखा गया है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइटेसिमल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कोई भी कंडक्टर है उसका छोटा सा पार्ट मुझे पता हो जाए और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस छोटे से पार्ट में फ्लो होने वाले करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता हो जाए तो टोटल इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? जानते रहें। और ध्यान दें एक चीज और, जब भी ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट डीएल है, अगर उसी में हम करंट आई का मल्टीप्लाई कर दें तो उसे कहते हैं करंट एलिमेंट। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट ये देखिए, करंट एलिमेंट होता है आई डीएल और इसका जो डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में ही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हम सपोज करते हैं। तो आप जानते रहे करंट एलिमेंट क्या होता है। अब हम आते हैं बायो-सेवर्ट से। चलो मान लीजिए कि कोई वायर है, करंट करेंगे वायर हमने लिया, इसमें जो है करंट आई फ्लो हो रहा है। कोई आपका कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है, अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड लॉ इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसे हमें निकालना है। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइटेसिमल पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका छोटा सा पार्ट पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। वैसे तो देखने में इतना पार्ट बड़ा दिख रहा है तो बहुत एलिमेंट्री, बहुत ही छोटा पॉइंट जैसा है। देखिए यहां से इसको पहले मिला देंगे इस पॉइंट, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट एलिमेंट से ये आर का डिस्टेंस है इस पॉइंट पे जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये अभी हम देखते हैं। तो आपको पहले हम बता दें, आप समझें, जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो ये डिपेंड किस पे बात करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा वह किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम निकालेंगे बी, वैसे तो छोटा पार्ट है, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो क्या, डी बी निकलेगा इस पॉइंट पे। तो वह मैग्नेटिक फील्ड डी बी वह डिपेंड करता है दो तीन बातों पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, यानी जितना ही ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। दूसरी बात, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर या करंट एलिमेंट, उसका जो डीएल लेंथ है, ये डीएल, ये भी जितना ही ज्यादा होगा उतने ज्यादा इसका वैल्यू होगा। यानी छोटे से पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड छोटा है तो बड़ा अगर पार्ट है, बड़ा लेंथ है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, आइडियल। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, यानी इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितने आर का मान बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा। और दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है करंट एलिमेंट से, उनके बीच का एंगल थीटा के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ड्यू टू elementary part of current carrying element according to Biot-Savart's law, magnetic field due to elementary part of current carrying element depends on following factor. पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, तो डीएल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया करंट एलिमेंट। अगला पॉइंट, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, यानी जो थीटा का एंगल है, जो थीटा है उसका साइन हम लेंगे साइन थीटा जा। तीसरा, डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन सब पॉइंट को मिलाएंगे, इंक्लूड करेंगे, हो जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपान r²। इस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज होगा, डीवी, यहां हम लिख देते हैं डीवी इक्वल टू μ0 अपान 4π, ये कांस्टेंट जो आएगा μ0 अपान 4π। μ0 क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपान r²। ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर हमें टोटल निकालना है यहां से यहां तक, अगर लेंथ की वजह से निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे टोटल, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन चलो करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को बाहर कर दीजिए, μ0 अपान 4π आइडियल साइन थीटा अपान r², इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? अगर इसका हम यूनिट की बात करें μ0 का, वैसे तो बहुत सारे यूनिट हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक होता है वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। क्लियर? एक और यूनिट है टेस्ला मीटर करके है, एम्पियर इनवर्स, ये तो यूनिट ऑफ मीन। इसका जो वैल्यू होता है μ0 अपान 4π का ये 10⁻⁷, बाकी आपका यूनिट है ही, ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, किसी वायर के चारों तरफ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम निकालेंगे उसको हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।